आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो आपको आर्ट की फील्ड में कभी भी ग्रो नहीं करने देंगे। मैक्सिमम आर्टिस्ट अपनी आर्ट की स्किल्स को इन 7 मेजर मिथ्स की वजह से कभी भी ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको सीरियसली अपनी आर्ट की स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें और हर एक पॉइंटर को अच्छे से सुने। नंबर 1, कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमसे लैंडस्केप तो बन जाता है लेकिन पोर्ट्रेट नहीं बनता, फिगर नहीं बनता या कोई और डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं बनता, या हमसे ये वाला सब्जेक्ट बन जाता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं बनता, या हम प्रिंट आउट से देख करके बना लेते हैं, मेज से देख करके बना लेते हैं लेकिन हमें लाइव नहीं बनता हमसे। ये सारी दिक्कतें आपने भी अक्सर फेस करी होंगी और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो हर एक सब्जेक्ट में डिटेल्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं और उस सब्जेक्ट में ओवरऑल लाइन्स, एंगल्स, प्रपोर्शंस और शेप्स को देखना बंद कर देते हैं। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। मान के चलिए अगर कोई एक चीज है जिसमें 2 आंख हैं, एक नाक है, एक मुंह है, आईब्रोज हैं, हेयर हैं और जितने भी एक फेस वाले उसमें फेशियल फीचर्स होते हैं वो सारी चीजें हैं, तो हम उसको एक पोर्ट्रेट कह देंगे, हम उसको एक फेस कह देंगे। सेम तरीके से अगर एक फिगर है उसमें टॉर्सो का पार्ट है, नेक का पार्ट है, हेड का पार्ट है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं और भी काफी सारी चीजें जो कि एक फिगर में ओवरऑल होती हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो सारी चीजें उस फिगर में हैं तो उसको हम एक फिगर कह देंगे। लैंडस्केप में ट्रीज हैं, क्लाउड्स हैं और भी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं नेचर के जिनको हम अक्सर बनाते हैं अपने लैंडस्केप में, वो सारी चीजें तो हमने उसको लैंडस्केप कह दिया। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम आर्ट में किसी भी सब्जेक्ट में सिंपल लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, शेप्स, वैल्यूज, लाइट एंड शेडोज, ये सारे फंडामेंटल्स हर एक चीज में सेम टू सेम तरीके से ही जज करते हैं। चाहे वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, फिगर हो या फिर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हर एक चीज में सिंपल लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और वैल्यूज ही देखते हैं। अगर आपका ड्राइंग का लेवल, वैल्यूज का लेवल, ये 2 लेवल अगर आपके क्लियर हो गए तो आप कोई भी आर्ट वर्क, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बड़ी ही इजीली बना लोगे। अब कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमें तो डिफिकल्टी आ रही है किसी आर्ट वर्क को बनाने में, लेकिन आपने तो ये वाला पॉइंटर रख दिया सामने। अब समझो, हमसे पोर्ट्रेट नहीं बनता लेकिन हमसे लैंडस्केप बन जाता है, ये एक बात है। और हमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बनाने में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लैंडस्केप बनाने में हमें थोड़ी कम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है लेकिन पोर्ट्रेट बनाने में हमें थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक बात ज़रूरी समझने वाली है। कई बार हमें लगता है कि हमसे एक सब्जेक्ट बन जाता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं बनता और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका जो पहला वाला सब्जेक्ट है जिसको आप बना रहे हैं उसमें आपको मिस्टेक्स नहीं दिख रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपसे पहला वाला सब्जेक्ट बन गया। जबकि एक्चुअल बात तो ये होती है कि आपसे दोनों ही चीज़ें अच्छे से नहीं बन रही हैं, बस आपकी आईज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि आप पहले वाले ड्राइंग में, पहले वाले आर्ट वर्क में अच्छे से मिस्टेक्स को ढूंढ पाएँ और उनको जज कर पाएँ। जबकि दूसरे वाले आर्ट वर्क को आप बना ही नहीं पा रहे हैं तो उसको आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट है, वो मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे बन नहीं रहा है वो सब्जेक्ट। एक्चुअली में मिस्टेक्स दोनों में ही हो रही हैं, बस आपको पहले वाले में मिस्टेक्स दिख नहीं रही हैं और दूसरी वाली में मिस्टेक्स आपको इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपसे बन नहीं रहा है। तो इसलिए ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने ओवरऑल फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। आप किसी भी चीज़ को, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, भूल जाइए कि वो क्या सब्जेक्ट है। आपने आज तक कभी भी आँख देखी है, कभी भी आपने हैंड्स देखे हैं, लेग्स देखे हैं, ट्रीज देखे हैं, हर एक चीज़ को भुला दीजिए जब भी आप कोई आर्ट वर्क करें। सिंपल उसमें लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज, लाइट एंड शेडोज, इन सारी चीज़ों को ही आपको देखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को देखना चालू कर देंगे तो आपकी डिफिकल्टी हर एक सब्जेक्ट की खत्म हो जाएगी, नहीं। डिफिकल्टी हर एक आर्टिस्ट को हर एक सब्जेक्ट को करने में आती है, लेकिन डिफिकल्टी आना और कोई सब्जेक्ट का ना बनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, इट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझसे सब्जेक्ट बन नहीं रहा है, देन वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगली बार से आप किसी भी सब्जेक्ट में सिंपल लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस और वैल्यूज और बाकी सारे फंडामेंटल्स को देखें, बजाय इसके कि आप उसको एज इट इज, जैसा वो सब्जेक्ट है, पोर्ट्रेट है, फिगर है या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, आप भूल जाइए कि वो कोई सब्जेक्ट है। सिंपल वो एक शेप है, सिंपल मुझे उस शेप को देखना है, रैंडम शेप है और उस रैंडम शेप में मुझे लाइन्स, एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस को जज करना है। मिथ नंबर 2, अब कई बार आर्टिस्ट सोचते हैं कि हमें फंडामेंटल्स सीखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ फिगर, हाउ टू ड्रॉ फलाना ढिमकाना, जो भी सब्जेक्ट होता है, और उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं जैसा कि यूट्यूब पे बताया जाता है। बजाय ये जाने कि हम उसको एग्जैक्टली किस तरीके से बनाते हैं, प्रोसेस एग्जैक्ट क्या होता है, राइट गाइडेंस क्या होता है, प्रॉपर रोड मैप क्या होता है किसी भी आर्ट वर्क को अप्रोच करने का, हम इन सारी चीज़ों को कभी सोचती नहीं है। फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की तो हमें भनक भी नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम किसी प्रॉपर गाइडेंस में किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और इसीलिए हमें किसी के अंडर भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हर एक चीज़ अपने आप से सीख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे आती है। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि कोई भी आर्टिस्ट सेल्फ टॉट कभी नहीं होता। इनफैक्ट आर्टिस्ट ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं अपनी फील्ड में सेल्फ टॉट हूँ, इट मीन्स कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि सेल्फ टॉट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी जीना तो अपने आप से सीख लिया, तो इस बात का कोई भी तथ्य नहीं बनता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं,
कुछ चीज़ें हमने अपने रिलेटिव से सीखी होंगी, कुछ चीज़ें हमने किसी और से सीखी होंगी, तो हम किसी ना किसी से सीखते ही रहते हैं। वैसे ही आर्ट में भी अगर आप यूट्यूब पे जाके भी कुछ सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ फलाना-ढिमकाना या कुछ भी, इट मीन्स कि आप किसी ना किसी से सीख रहे हैं। बट दिक्कत वहाँ पे ये आती है कि आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी क्लैरिटी के, बिना फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी के, आप हर एक चीज़ को बस रैंडमली आँख बंद करके फॉलो करते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी ग्रोथ कभी भी होती नहीं है आपके आर्ट वर्क में, ना ही आपकी ओवरऑल आर्ट की स्किल्स में, ना ही आपकी ओवरऑल आर्ट की जर्नी में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेल्फ टॉट जैसे फालतू शब्द से बताना बंद करें और एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर रोड मैप के साथ और फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स की क्लैरिटी के साथ अपनी आर्ट की जर्नी में आगे बढ़ें। मिथ नंबर 3, हम 99% आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास टूल्स अच्छे होंगे, हमारे पास पेंसिल्स, पेपर्स, ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो हम एक अच्छा आर्ट वर्क बना पाएँगे। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। अगर एक कोई व्यक्ति है, उसको साइकिल चलाना सीखना है, तो सबसे पहले वो ये नहीं देखेगा कि मुझे साइकिल किस कंपनी की चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, बट एक ठीक-ठाक साइकिल लेगा एंड पहले चलाना सीखेगा एंड उसके बाद अपग्रेड करेगा एक अच्छी और नई साइकिल पे। अगर उसको साइकिल चलाने के फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, अगर उसको पता है कि मुझे हैंडल कैसे करना है साइकिल को, मुझे किस तरीके से साइकिल को बिज़ी एरिया में चलाना है, किस तरीके से मुझे ओपन एरिया में चलाना है, अगर डिफिकल्ट कंडीशंस आई साइकिल चलाने की, तो मुझे वहाँ पे किस तरीके से उसको चलाना है। अगर ये सारी चीज़ें उसको एक्सपीरियंस के साथ क्लियर हो गई उसी साइकिल से जो कि उसने इनिशियली ली थी, जो कि ठीक-ठाक कॉस्ट में आ गई थी और उसने बहुत ज़्यादा साइकिल की ब्रांड और बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं किया था। देन उसके बाद जब वो साइकिल चलाना अच्छे से सीख जाएगा, फंडामेंटली वो साइकिल चलाने में स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो कोई भी साइकिल लेगा व्यक्ति, वो उसको बहुत अच्छे से चला पाएगा। वैसे ही सिंपल आपको आर्ट में भी सिंपल टूल्स जैसे कि आपने कोई भी पेंसिल्स लेनी, बेसिकली आप आर्टलाइन की पेंसिल्स ले सकते हैं और भी काफ़ी सारे ब्रांड की पेंसिल मार्केट में अवेलेबल हैंगी, आप वो ले सकते हैं। नीडेबल इरेज़र आप ले सकते हैं, कोई भी एक सिंपल सा स्केच बुक ले सकते हैं आप। मैं नॉर्मली कार्ट्रिज शीट का 145 जीएसएम का एक नॉर्मल सा स्केच बुक इस्तेमाल करता हूँ। वो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप में बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके कुछ बेसिक टूल्स को लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी आर्ट की जर्नी को एंड स्टार्ट ही नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे लेवल के आर्ट वर्क भी बना सकते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन में आर्ट वर्क दिख रहा है, ये वाला आर्ट वर्क मैंने ही अभी कुछ दिन पहले स्टडी के रूप में बनाया है एंड इस आर्ट वर्क में मैंने सिंपल कार्ट्रिज शीट का इस्तेमाल किया है 145 जीएसएम एंड सिंपल आर्ट की पेंसिल्स का इस्तेमाल किया है एंड सिर्फ और सिर्फ एक नीडेबल इरेजर का। नो ब्लेंडिंग टूल्स, नो फैंसी आर्ट मटेरियल्स एंड नो नथिंग। प्रॉपर फंडामेंटल्स, प्रॉपर प्रिंसिपल्स, प्रॉपर क्लैरिटी। तो आज ही से सिंपल टूल्स के साथ, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, अगर आपके फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स स्ट्रांग हैं, तो आप सिंपल सी पेंसिल से भी एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐसा डेली बेसिस पे होता ही रहता है। मास्टर्स कभी भी टूल्स पे फोकस नहीं करते, वो सिंपल टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। मिथ नंबर 4, कलरिंग्स एंड डिटेलिंग्स मेक योर आर्ट वर्क ब्यूटीफुल। अब ये वाला मिथ तो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ एंड इस वाले मिथ में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई भी हैं, किस तरीके से डिटेलिंग्स एंड कलरिंग्स आपके आर्ट वर्क को अगर गलत तरीके से किया जाए तो और भी ज्यादा खराब बना देती हैं, बजाय इसकी कि वो अपने आर्ट वर्क में ब्यूटी ऐड करें। अब कलरिंग के फंडामेंटल को हम समझने जाएं तो कलरिंग का सिंपल सा फंडामेंटल होता है वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब कोई चीज कितनी डार्क है या कितनी लाइट है। अगर मैं एक आर्ट वर्क बना रहा हूँ तो मैं उसमें कभी भी कलरिंग्स को नहीं देखूंगा, मैं हमेशा उस आर्ट वर्क में जो उसकी लाइटनेस है, डार्कनेस है, उसमें कहाँ कहाँ पे ओवरऑल डार्कनेस एंड लाइटनेस बन रही है, उन चीज़ों को मैं सबसे पहले देखूंगा। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं फिर छोटे छोटे ट्रांजिशंस हैं वैल्यूज़ के, उन सारी चीज़ों पर फोकस करूंगा। और इसी चीज़ को अगर मैं ग्रेफाइट में ना कर करके कलरिंग से कर रहा हूँ तो कलर्स में भी मैं पहले वैल्यूज़ को प्रिपेयर करूंगा, वैल्यूज़ को समझते हुए मैं कलर लगाऊंगा अपने आर्ट वर्क में। रैंडमली मैं कोई भी कलर उठा करके अपने आर्ट वर्क में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसमें वैल्यूज़ के बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर वैल्यू बिगड़ी तो कलर आप कितना भी सुंदर कर लीजिए, कितना भी महंगा कलर आप इस्तेमाल कर लीजिए, उन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। दे आर जस्ट यूजलेस। तो ऑलवेज मेक श्योर कि कलरिंग से पहले आप वैल्यूज पे ध्यान दें। अब हम डिटेलिंग्स पे बात करते हैं। मैं डिटेलिंग्स के खिलाफ नहीं हूँ, डिटेलिंग्स एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपके आर्ट वर्क को ब्यूटीफुल बना देती है, लेकिन अगर सही टाइम पे और सही जगह डिटेलिंग्स दी जाए अपने आर्ट वर्क में, तभी वो डिटेलिंग्स अपनी अपनी जगह सही बैठ करके आपके आर्ट वर्क को ब्यूटीफुल बनाती हैं, सुंदर दिखाती हैं। अगर आपने बिना ड्राइंग, वैल्यूज, लाइटिंग, शैडोज, फॉर्म, इन सारी चीज़ों को जज किए बगैर ही डायरेक्टली डिटेलिंग्स पे फोकस किया है, तो मेक श्योर कि आपका आर्ट वर्क हमेशा बेकार ही दिखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने ड्राइंग को बिल्कुल इतना बारीकी से कर लीजिए कि ड्राइंग को ही देख करके लगे भाई वाह मजा आ गया भाई, ये आर्ट वर्क तो बढ़िया दिख रहा है। जब ये वाला फील आपको आ जाए सिर्फ ड्राइंग को देख करके, तभी आपको अपने आर्ट वर्क को डिटेलिंग्स की तरफ ले जाना है। डिटेलिंग्स से पहले भी जो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, जैसे कि वैल्यूज, लाइटनिंग, शैडोज, फॉर्म, एजेस, इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है एंड देन आपको डिटेलिंग्स पे फोकस करना है। डिटेलिंग्स पे आपको तब फोकस करना है जब आपकी वैल्यूज सही तरीके से बैठ जाएं। क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज सही तरीके से बैठ गई, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स भी उसके ऊपर आप ऐड करेंगे, तो वो अपनी अपनी जगह सही तरीके से बैठेगी एंड वो सारी डिटेलिंग्स बहुत अच्छे से आपकी आर्ट वर्क में ब्यूटी ऐड करेगी। लेकिन अगर आप रैंडमली बिना वैल्यूज को अच्छे से दिए हुए रैंडमली अपने आर्ट वर्क में डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। एंड एक और पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट, डिटेलिंग्स हमेशा सिर्फ उस पार्ट में ऐड कीजिए जिस पार्ट में आपको अपनी ऑडियंस का सबसे ज़्यादा फोकस कैप्चर करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं लैंडस्केप बना रहा हूँ और उस लैंडस्केप में मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा इस घर को पर्टिकुलर देखे, तो मैं उस घर में ही सबसे ज़्यादा डिटेलिंग्स को ऐड करूँगा, जिससे कि सबसे ज़्यादा ध्यान उस घर में जाए, बजाय इसके कि मेरी ऑडियंस का ध्यान उस पूरे आर्टवर्क में जाए, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल आर्टवर्क में एक ब्यूटी ऐड होगी एंड वो डिटेलिंग्स और भी ज़्यादा निखर के आएंगी। कलरिंग एंड डिटेलिंग्स नेवर मेक योर आर्टवर्क ब्यूटीफुल, बट राइट वे ऑफ कलरिंग एंड राइट वे ऑफ डिटेलिंग्स मेक योर आर्टवर्क अ मास्टरपीस। मिथ नंबर 5, ग्रेड सेट्स चीटिंग। अब मैं इस पॉइंटर के ऊपर अलग से एक सेपरेट चैप्टर बनाऊंगा, जहाँ पे मैं प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रेड कोई भी चीटिंग नहीं होता है। बस ग्रेड एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है फ्री हैंड ड्राइंग का। हम फ्री हैंड ड्राइंग में क्या करते हैं, हमारे पास एक पेज होता है, मान के चलिए हमारे पास एक A4 साइज का पेज है, हम उसमें पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो हम सिंपली उसके लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को फ्रीली जज करेंगे। हमारे पास पेपर में कोई भी खांचे बने हुए नहीं होंगे, हम सिंपली अपने रेफरेंस को देखेंगे, रेफरेंस से लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को जज करेंगे, शेप्स को देखेंगे, मार्किंग्स लगाएंगे अपने पेज पे, उस पर लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को स्टार्ट करेंगे करना, एंड देन स्टेप बाय स्टेप अपने पोर्ट्रेट को अप्रोच करेंगे। सिंपल ये अप्रोच रहता है। ग्रिड्स में क्या होता है, ग्रिड्स में हम हर एक बॉक्स में सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। मान के चलिए एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में सिंपल इतना सा पार्ट है, अब मैं इतने से पार्ट को अपने उस बॉक्स में बना रहा हूँगा, तो मैं इतने से पार्ट में जो वहाँ पे ये एंगल बन रहा है, मैं उस एंगल को भी तो दे रहा हूँगा ना उस ग्रिड में, एंड सिंपली उसी को हम कर देते हैं फ्री हैंड। फ्री हैंड वहाँ पे हर एक बॉक्स में होता है। ओवरऑल पेज में हम फ्री हैंड नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन हम हर एक बॉक्स में फ्री हैंड बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा आसानी हो जाता है ग्रिड्स की हेल्प से कि हम बहुत इजीली अपने आर्टवर्क को बना लें। लेकिन ग्रिड्स एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है बस फ्री हैंड का, ग्रिड्स कोई चीटिंग नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा ग्रिड्स से ही बनाना है, क्योंकि आप जब लाइव बना रहे होंगे तो लाइव आपके पास ग्रिड्स नहीं होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप ग्रिड्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ग्रिड्स से ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते 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 आप फ्री हैंड में ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप प्लीज जरूर से देखिएगा। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर। मिथ नंबर 6, स्टाइल इज इंपॉर्टेंट। हाँ, जिंदगी में स्टाइल इंपॉर्टेंट है, बट अगर आर्ट में स्टाइल को इंपॉर्टेंस दोगे तो बहुत बुरी तरह करोगे। आपको कभी भी आर्टवर्क या अपनी आर्ट की पूरी जर्नी में स्टाइल की बिल्डअप करने में फोकस नहीं करना है। आपको सिंपल डेली स्केचिंग करनी है, फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए किसी भी आर्टवर्क को अप्रोच करना है, एंड सिंपली इसी प्रोसेस को आपको रिपीटेड मोड में प्रैक्टिस करते जाना है डेली बेसिस पे। डेली स्केचिंग से हमारी इमेजिनेशन बिल्डअप होती है, एंड उसी इमेजिनेशन की हेल्प से हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी स्केचिंग में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम ओवरऑल अपने आर्टवर्क में। और क्योंकि स्केचिंग में हम मेनली फोकस अपना एक्सपेरिमेंट पे ही करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप खंगाल पाएंगे अलग अलग टेक्निक्स को, अलग अलग मेथड्स को। लेकिन वो एक सब्सिडरी पार्ट होना चाहिए आपकी पूरी आर्ट की जर्नी का, उस पर आपको मेन फोकस नहीं देना है। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से आपका एक समय के बाद अपना खुद का स्टाइल आर्टवर्क बनाने का डेवलप हो जाता है। आपको कभी भी आर्ट स्टाइल के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ कभी भी आप कॉन्शियसली नहीं कर सकते, ये चीज़ें हम सब कॉन्शियस लेवल पे होती हैं। तो इसलिए अगर आपको अपनी आर्ट की स्टाइल को डेवलप करना है तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे काम करें एंड कंसिस्टेंट रहें। मिथ नंबर 7, नो स्कोप एंड करियर एज एन आर्टिस्ट। अब ये वाला मिथ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन इस मिथ के ऊपर मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पूरी क्लैरिटी आपको दूंगा। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी तक एंड तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें, ताकि आप इसी तरह की डीप एजुकेशनल आर्ट की वीडियोस पाते रहें। मैं इस चैनल पे क्लासिकल आर्ट की वीडियोस एंड डीप फंडामेंटल आर्ट की वीडियोस लाते रहता हूँ, जिससे कि आप डीपली एंड रूट के साथ अपने आर्ट की जर्नी में ग्रो करेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपरी से सुंदर आर्टवर्क बना देना, फैंटेसीज को ग्रो करना अपने माइंड में, वो सारी चीज़ों से आप कभी भी एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पर ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर आपको डीप आर्ट की नॉलेज चाहिए तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर आर्टिस्टिक फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न डीपली अबाउट आर्ट फंडामेंटल्स। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए